Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good day to all of you. I hope कि आप यहाँ पे हैं तो आप CSS एस्पायरेंट हैं और आप CSS एग्जाम को पास करना चाहते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं, just like all of us. This स्लाइड शो इज फॉर बिगिनर्स जो completely unaware हैं कि CSS का उनको शौक है, उन्होंने सुना है बिल्कुल कि CSS है क्या और वो आना चाहते हैं इस फील्ड में, लेकिन उनको पता बिल्कुल भी नहीं है कि हाउ टू गो अबाउट इट, सीएसएस किस तरह से होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आपके क्या स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज लेवल क्या होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स कितनी होनी चाहिए। तो आज हम सिंपली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सीएसएस। उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। मेरा नाम है एजाज अली खोखर और मैंने सीएसएस क्वालिफाई किया था 2014 में, and then I also qualified Provincial Commission Services in Sindh in 2018, and now I'm working as an Assistant Commissioner. अच्छा, सबसे पहले तो जी आई वुडंट से कि मैं जो है आपको 10 on 10 गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट, राइट। तो मैं बस उतनी ही नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा जितनी कि मेरे पास अवेलेबल है। और मैं क्योंकि ओवर द इयर्स पढ़ाता भी रहा हूँ इन वेरियस एकेडमीज, तो आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग पीपल और मुझे पता है कि एस्पायरेंट्स क्या क्या क्वेश्चंस इनिशियली पूछते हैं या क्या क्या उनके लिए ज़रूरी है जानना। बट आई विल ऑल्सो बी टेकिंग योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। ये डिस्क्लेमर है छोटा सा, इसको आप देख लें। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर, हम कवर क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो जी व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। अगर आप ने सुना होगा कि अगर आप सीएसएस के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो यू मस्ट हैव हर्ड के समवन फ्रॉम योर क्लोज फैमिली सर्कल या कोई ऐसा जानने वाला, कोई भाई एएसपी बन गया, या यू वुड बी हेयरिंग अबाउट पीपल के वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गए, वो फॉरेन सर्विस में चले गए, कस्टम्स में चले गए। इस तरह आपने ज़रूर सुना होगा अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में या किसी फ्रेंड सर्कल में। तो सीएसएस है क्या, वो कैसे पहुंचते हैं उस मुकाम पर, व्हाट इज द प्रोसेस दैट दे गो थ्रू, विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास क्या क्या स्किल्स या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए टू अपीयर इन द सीएसएस एग्जाम। देन देर आर सम मिसकंसेप्शंस अबाउट द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि ये बहुत टफ एग्जाम है एंड इट्स रियली इम्पॉसिबल टू क्वालिफाई, पासिंग रेशियो बहुत कम है, तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एन एवरेज पर्सन टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो हम इस तरह के मिथ्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हु शुड ऑप्ट फॉर इट, इज इट इवन वर्थ इट। फिर हम एनालिसिस करेंगे एट द एंड ऑफ द डे कि क्या ये चीज़ वर्थ इट भी है कि हम इतना एफर्ट पुट इन करें, क्योंकि इट रिक्वायर्स एंड इट डिमांड्स, रादर इट डिमांड्स कमिटमेंट, इट डिमांड्स परसिवरेंस, इट डिमांड्स हार्ड वर्क फ्रॉम यू पीपल। ठीक है जी। तो विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। व्हाट इज सीएसएस इन सिंपल टर्म्स? ये एक एग्जाम है टू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। ये वफाक का एग्जाम होता है फेडरल गवर्नमेंट का। अगर आप लोग को फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स का डिफरेंस इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है तो डजेंट मैटर। ठीक है, जब मैंने भी प्रेप स्टार्ट की थी सीएसएस की, आई डिडंट इवन नो द बेसिक्स, तो मैंने भी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट दिस सीरीज व्हिच इज जस्ट फॉर बिगिनर्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो टू द अकेडमीज और फार अवे एरियाज, क्योंकि उनके लिए बहुत परेशानी होती है जब वो इस तरह के दूर दराज इलाकों में सीएसएस करने के लिए जाते हैं। देन देर आर 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जी। तो हमें मोस्टली पता होते हैं जो कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान होती है या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को फॉर्मली डीएमजी भी कहा जाता है, एंड वी ऑल्सो नो अबाउट फॉरेन सर्विसेज, कस्टम्स। और बाकी जो ग्रुप्स होते हैं हम उनके बारे में इतना जानते नहीं हैं। तो जी बाकी जो ग्रुप्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, उनमें भी सर्विस बहुत अच्छी होती है। I'll tell you about the structures of those services
as we move on in this series. ठीक है, this is just to give you a basic overview कि ये initially जो है आपकी allocation जो होती है वो basically in 12 groups में होती है, occupational groups जिनको हम कहते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वाज अ बिट डिफरेंट जब 2014 में मैंने सीएसएस किया था, बट नाउ इट इज ऑब्वियसली चेंज्ड। 2016 में इन्होंने सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया था, जो सब्जेक्ट्स थे हमारे ज़माने में। फॉर एग्जांपल इन 2014 साइकोलॉजी वाज वर्थ 200 मार्क्स, बट नाउ इट इज वर्थ 100 मार्क्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये कुछ माइनर सी चेंजेस थी जो उन्होंने की हैं 2016 में। और उसके बाद इन 2022 जो अपकमिंग एग्जाम है, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन दिसंबर, तो मेरे ख्याल से स्क्रीनिंग टेस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आई हैव गॉन थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट। वो काफ़ी सिंपल है, विल डिस्कस दैट इन अ सेपरेट लेक्चर, बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस, there's going to be a screening test that was introduced in 2021, but it's going to be taken in the year 2022. उसके बाद एक written exam होगा. This is the main part. Obviously screening test first time हो रहा है, तो people are nervous about it as well. और आपको बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए, आपको इसकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। I'll also tell you about the sources कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है इसकी, क्योंकि CSS में इतना वाइड स्कोप होता है सब्जेक्ट्स का कि आपको पता नहीं लगता कि हम कौन सी किताबें पढ़ें, क्योंकि there are all types of books available in the market, all types of authors are available in the market। फिर academies notes देती हैं आपको, आपने किस तरह से उसको अपने लिए बनाना है, आपको किस तरह से उसको टेलर मेड करना है कि यू शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड इन द एग्जाम्स। ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड देन इट इज़ अबाउट द इंटरव्यू। इंटरव्यू में कुछ प्रोसेस होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ठीक है, और फाइनली आपका मेन इंटरव्यू होता है पैनल के आगे। लेकिन दैट इज़ एट अ लेटर स्टेज। हम जो है प्राइमरीली फोकस करेंगे ऑन द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड द रिटन एग्जाम, मोस्ट ऑन द रिटन एग्जाम, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल। अभी जी हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस एग्ज़ाम की। वैसे तो आप जो है fpsc.gov.pk पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एलाबोरेटेड तरीके से मिल जाएंगी, बट हियर वी आर गोना डिस्कस द बेसिक्स ऑफ इट। सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, एंड आफ्टर दैट योर एज शुड बी बिलो 30 ईयर्स। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपकी 3 साल की सर्विस है मेरे ख्याल से, तो आप 32 ईयर्स ऑफ एज तक एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद द रिक्वायरमेंट दैट इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड, बट मेरे हिसाब से इट इज अ बिग बिग रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। वो क्या है जी? दैट इज इंग्लिश राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। Now I know कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, because many people out there would tell you कि आपके पास बस नॉलेज बेस होना चाहिए and then you should go into the exam। नॉलेज मेरे ख्याल से जब मैंने CSS की मैं तैयारी कर रहा था, I would see people spending the entire day into the libraries। ठीक है, वो सुबह में आते थे, 8-9 बजे लाइब्रेरी में बैठते थे, एंड मैं उनको रात जब ताला लगता था लाइब्रेरी को तब तक जाते हुए मैं उनको सीट पे देखता था, नॉलेज गैदर करते थे। बट व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट, अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स कुड नॉट क्वालिफाई। वो क्यों? क्योंकि उनकी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी। इस चीज़ पे ये आपने बहुत फोकस करना है। व्हाई? देयर इज अनदर रीजन इज वेल। वो ये कि आपके जो सब्जेक्ट्स है, सिर्फ हम इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, दीज आर जस्ट टू सब्जेक्ट्स। बट उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल इस्लामियात उर्दू में अटेम्प्ट करने की ऑप्शन होती थी हमारे ज़माने में, और उसके अलावा एक रीजनल सब्जेक्ट, रीजनल लैंग्वेज सब्जेक्ट, आप सिंधी, पंजाबी जो भी है, अगर वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आपको 8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में ऑप्ट करने हैं, एंड अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पुअर हैं तो यू वुड नॉट बी एबल टू कन्वे योर मैसेज इफेक्टिवली टू द एग्जामिनर। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि अगर आप सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो एग्जामिनर आपको देख नहीं रहा है। नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, नो मैटर व्हाट योर जीपीए इज, आपने ग्रेजुएशन में कोई गोल्ड मेडल हासिल किया, इट डजंट रियली मैटर। क्यों? क्योंकि द एग्जामिनर इज नॉट सीइंग यू। आई हैव सीन पीपल
from the best of institutes like LUMS and IBA fail this exam, and then they do not realize कि वो अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए जितनी उनकी शायद एबिलिटी थी। ठीक है, तो ये बहुत एसेंशियल स्किल है, आपने इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे बहुत फोकस करना है। मूविंग ऑन जी, मिसकंसेप्शंस अबाउट दिस एग्जाम। मिसकंसेप्शंस क्या हैं? इट्स इम्पॉसिबल टू पास। लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत टफ एग्जाम है और जो है ना इसको क्वालिफाई करना इज नियरली इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट मे बी टू एन एक्सटेंट डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इम्पॉसिबल होता तो ये जो लोग सारे पास करके बैठे, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो आई वुड नॉट बी हियर। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, दूसरे लोग जो क्वालिफाई करते हैं मेरे बैचमेट्स हैं। आई सीन लॉट ऑफ पीपल हु क्वालिफाई दिस एग्जाम। एक दफ़ा की सही वाली तैयारी करके आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी डायरेक्शन जो है वो ठीक होनी चाहिए। मेहनत इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, दूसरा लोग कहते हैं कि ओनली पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज कैन क्वालिफाइड। भाई आपको जीनियस होना पड़ेगा, आपका जो आईक्यू लेवल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, तब आप जो है जाके ये एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगेन इट्स अ मिथ। आई वुड से इट इज एन एग्जाम फॉर एवरेज पीपल। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी सही हैं पढ़ने में और अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो यू आर एलिजिबल और आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यू नीड टू स्टडी 16 आवर्स अ डे। जी, सीएसएस पढ़ने वाले तो लोग पागल होते हैं, वो लोग जो है 12 16 20 घंटे जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है वो ये एग्जाम पास नहीं होगा जी। अगेन इट्स अ मिथ। ठीक है, आपने फोकस करना है अपनी एबिलिटीज पे, जितना आप पढ़ सकते हैं। हाँ, एक रूटीन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर लाइक 8 hours 10 hours per day and then you stop studying altogether। ठीक है, 2-3 दिन आपने गैप दे दिया, फिर आप आए जी आपने जो है ना 8 10 12 घंटे जो है पढ़ाई की, एंड देन अगेन यू स्टॉप इट। इस तरह से ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। आपने कंसिस्टेंट रहना है। ऑलराइट, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर। ये एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी है बाय द वे कि आप जो है अगर 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक हफ्ते में कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं तो आप बेहतर रिटेन करते हैं उस चीज़ को एज कम्पेयर टू द फैक्ट कि अगर आप एक दिन में 12 या 14 घंटे पढ़ा है। ठीक है, दैट इज हाउ वी ह्यूमंस आर मेड और ये हमारी लिमिटेशंस हैं। हाँ, एज फार दिस पॉइंट इज कंसर्न के यू नीड टू स्टडी 16 आवर्स अ डे। एंड में जो है जाके आपको थोड़ा सा कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो है इनिशियली इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक प्रोसेस है जो आपने फॉलो करना है। हार्डली 2-3 और जितना टाइम आप स्पेयर कर सकते हैं अपने डे में तो आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएगा। योर जनरल नॉलेज शुड बी एक्सीलेंट बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट सीएसएस। जी, जो सीएसएस करते हैं उनका नॉलेज लेवल जो है वो ऑलरेडी इतना हाई होता है, वो बचपन से अखबार पढ़ते हुए आते हैं। अगेन इट्स अ मिथ। मैंने कभी बचपन में ना कोई अखबार पढ़ा था। ठीक है, और ना ही मेरा जीके के साथ कोई दूर दूर का वास्ता था। आई यूज टू रीड फिक्शन बुक्स और वो भी मैं ऐसे शौकिया पढ़ता था, कोई मेरा इतना वो नहीं था। उसके बाद जनरल नॉलेज जो है आपका अगर एवरेज भी है, थोड़ा बहुत भी पता है ना, तो यू वुड बी इजीली एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है इस बात की। ऑलराइट, तो यू जस्ट हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। आज से स्टार्ट करना है, देयर इज नो टुमारो। ये नहीं होता है कि बस मैं कल से जो है ना बस वो उसको बस सही से सारी बुक्स लेके आऊँगा और या लेके आऊँगी और मैं बस अभी पढ़ने बैठूंगा या बैठूंगी एंड देन आई विल जस्ट क्रैक द एग्जाम। ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ठीक है, एंड अगले 6-8 महीने जितनी भी। अच्छा, लोग ये अक्सर पूछते हैं कि सर तैयारी जो है ना वो कितने टाइम में होगी सीएसएस की, कितना टाइम लगेगा ऑन एन एवरेज या कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। लोग 3-3 घंटे 2-2 घंटे पढ़ के भी पास कर जाते हैं सीएसएस, और लोग 16-16 घंटे पढ़ के भी उसके बाद दे फेल दिस एग्जाम। तो देयर इज नो सेट पैटर्न कि आप जिसको फॉलो करके या कोई एक स्केड्यूल आप बना के उसको, अगर स्केड्यूल बनाना वैसे इट्स गुड, बट ये नहीं है कि आप बस सबके लिए एक टेलर मेड एक टेम्पलेट है जो सब फॉलो करेंगे। इस तरह से नहीं होना। Who should do CSSG? If you are willing to put in the effort, if you follow the right guidance, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। It could be anyone who is eligible to sit in this exam। ठीक है,
अगर आपके बैचलर्स में या आपकी पिछली जो तैयारी है जो आपने स्कूलिंग की है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की नहीं है, ठीक है। आई माई सेल्फ कम फ्रॉम बैकग्राउंड के जो पब्लिक स्कूल से मैंने पढ़ा है, ठीक है, और लाड़काना में। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके पास ओ लेवल्स ए लेवल्स की डिग्रीज होनी चाहिए या आपकी ग्रेजुएशन में आपका गोल्ड मेडल होना चाहिए तब आपका सीएसएस जो है अच्छे से होगा या कुछ। Certainly, it does put you to an advantage. It does give you a certain advantage. अगर आपके पास अच्छी डिग्रीज हैं या कुछ तो आपके जाहिर सी बात है, अगर आपने अच्छी डिग्री ली है तो आपके स्किल्स भी उस तरह से होंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज इक्वल। हर कोई अगर जो भी एफर्ट पुट इन करने के लिए तैयार है, आई थिंक दे कैन इजीली क्वालिफाई दिस एग्जाम। इफ यू कैन स्पेयर अ फ्यू आवर्स एवरी डे फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हाँ जी, आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे कि कितना टाइम लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटीज। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो यू हार्डली रिक्वायर 5 to 6 months फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है, अगर आप बेसिक फ्लॉज करते हैं इंग्लिश में या इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में आपकी पंचुएशन और आपकी ग्रामर में इश्यूज हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि बिफोर यू जंप इनटू द एग्जाम, सीएसएस एग्जाम, यू शुड वर्क ऑन योर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। जब तक आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं होगी तब तक आप इस एग्जाम में नहीं बैठिएगा। दैट इज माय रिकमेंडेशन। क्योंकि एवरीथिंग अपार्ट, आपके नॉलेज की जो कमी है ना वो थोड़ी बहुत शायद कॉम्पेंसेट हो जाए, लेकिन अगर आप इंग्लिश सही नहीं लिखते तो इट्स गोना क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन फॉर द एग्जामिनर जो कि वहाँ पे बैठा हुआ है। वो देख रहा है कि दिस पर्सन इज अबाउट टू ज्वाइन द प्रेस्टिजियस सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और उसकी अंग्रेजी जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग जो है अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को अभी से इम्प्रूव करना शुरू करें। मैं उस पर भी आपको लेक्चर ज़रूर दूंगा कि आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, कौन से चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो आप फॉलो कर सकते हैं, या कौन से मटेरियल है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं एंड आप अपने आप अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है जी। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। लोग जो है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है। दे आर जीनियस इंटेलिजेंट पीपल। आई सीन मेनी पीपल हु आर अबव एवरेज, मैं उनको बोलूँगा, ठीक है। दे रियली गुड एट देयर स्टडीज, वट एवर दे डू दे रियली गुड एट इट। बट उनके पास जब कंसिस्टेंसी नहीं होती ना, दे स्ट्रगल। और ऑन द अदर हैंड आई सीन एवरेज पीपल पुटिंग इन द एफर्ट एंड क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। क्यों? क्योंकि दे वर एबल टू पुट इन दैट रिक्वायर्ड एफर्ट। तो एफर्ट आपको ज़रूरी और लाजमी चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ आप एफर्ट लगाएं, बाकी लीव द रेस्ट इन दी हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, ठीक है। ही विल सर्टेनली मेक यू सक्सीड। नेक्स्ट लेक्चर में जी क्या क्या हम चीज़ें कवर करेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे कि सिलेबस सीएसएस का क्या है, कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, स्क्रीनिंग में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। उसके अलावा विच सब्जेक्ट शुड यू ऑप्ट। एक हमारे पास एक मिथ होती है, या मिथ तो मैं नहीं कहूँगा, एक हमारे पास एक थ्योरी है रादर, कि देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जो कि स्कोरिंग है और कुछ जो है वो नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो हम इस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और एफपीएससी के बारे में ये मशहूर है, दे आर फेमस, के वो नोटोरियस हैं और वो जो है स्लॉटर करते हैं सब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल एसए में स्लॉटर चलाया और एसए में अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने फेल कर दिया। ये ट्रू है या फॉल्स है, किस हद तक ये चीज़ सही है, तो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू जी, दैट वाज ऑल अबाउट इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट बिलो। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड we'll meet in the next lecture inshallah. Allah Hafiz.